जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। मित्रों, आज का यह वीडियो YouTube पर तहलका मचाने वाला है, क्योंकि इस एकमात्र वीडियो से आपको वर्णमाला चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं और मैं वादा भी करता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आपको वर्णमाला का कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी वर्णमाला से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जैसे जो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इसमें स्लाइड में बना के रखे। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पर वर्णमाला में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, इसके कितने भाग होते हैं, स्वरों के कितने भाग होते हैं, और ऐसी बहुत सारी स्लाइड्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं यूपी से हूं, तो यूपी में एक कहावत है कि यहाँ पर जैसे जो भी चीजें होती हैं तो वर्णमाला चैप्टर को गर्दा गर्दा कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वर्णमाला में सबसे पहले दोस्तों आ जाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में दोस्तों टोटल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। आप लोगों को याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। फिर दोस्तों, उदय नारायण तिवारी के अनुसार कितने वर्ण होते हैं? तो 51 वर्ण होते हैं, 51 वर्ण होते हैं। अब दोस्तों, वर्णमाला की डिफिनीशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे कि लास्ट ईयर में पूछा गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो जैसे कि यहां से भी देखिए क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप लोगों को इस स्लाइड से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन मिलता है। और ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब दोस्तों, स्वर कितने होते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो चलिए अब हम स्वरों के बारे में जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम छोटा आ लिखें या ई लिखें तो इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो इसलिए दोस्तों, इसकी डिफिनीशन यही हो जाती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। और यहां से अगर संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में होती है दोस्तों 13। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अब 11 कौन कौन से वर्ण होते हैं तो देख लीजिए, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, और ओ। ये टोटल कितने हो जाते हैं? तो दोस्तों, ये 11 वर्ण होते हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्वर की डिफिनीशन क्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 11 होती है, अगर संस्कृत में पूछ लिया जाए तो 13 होती है। और कौन कौन से स्वर होते हैं मैंने उसको भी यहां पर डिफाइन कर दिया है। अब दोस्तों, चलते हैं व्यंजन में। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो मैंने पहला आप लोगों को पढ़ा दिया स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? इनकी परिभाषा होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता लेकर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33 होती है। अब इसमें डिफिनीशन में क्या था कि स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे कि मैंने अगर का लिखा यहाँ पर, तो का किससे मिलकर बनता है? तो यहाँ पर का में हलंत लग जाती है और इससे आ अलग हो जाता है। क्योंकि ये स्वर है तो इसलिए स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। या फिर जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो का वर्ण किससे बोला गया? का, और ये क्या हो गया? ये शुद्ध व्यंजन है। का में अगर हलंत लग जाती है तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध व्यंजन हो गया, और इसमें स्वर क्या आ गया? छोटा आ गया, तभी हम इसको का बोलते हैं। तो ये क्या है? व्यंजन होता है। तो इसमें क्या लगती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
अब दोस्तों टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब 33 ये कैसे आती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं। अगर इनका सबका जोड़ दिया जाए तो ये सब 33 हो जाते हैं। तो इस तरीके से व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। अब दोस्तों स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। यहां से पहला आ जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 4? तो छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ और ऋण होती है। तो दोस्तों ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन दिया होगा का, खा, गा या फिर छोटा आ। तो आपको छोटा आ वाले पे टिक कर देना है। इस तरीके से कोई भी इन चारों में से आपके ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको ह्रस्व स्वर टिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका कंटेंट करा रहा हूँ। जो भी वर्णमाला का जो भी है चीज़ें उसको मैं एक बार चैप्टर पूरा करवा देता हूँ। उसके बाद जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं 50 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला के जो आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होंगे, जो आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, वही 50 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाएगी और आप अच्छे से ये पूरा चैप्टर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप अगर क्वेश्चन करेंगे तब आप देख पाएंगे कि क्या क्या मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इस क्लास में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो दोस्तों पहला मैंने बता दिया है कि ह्रस्व स्वर हो जाता है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। तो जिन वर्णों को या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 7 होती है इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। दोस्तों ये 7 जो होते हैं ये आपको दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल। तीसरा आ जाता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर की डिफिनीशन होती है या इसकी परिभाषा होती है कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा जिसमें समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनके उदाहरण की, तो जैसे कि ओम, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी मंत्र होते हैं वो सब प्लुत स्वर में ही गाए जाते हैं या उनका सस्वर वाचन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमें पता चल गया कि स्वरों के कितने भाग होते हैं और उनके बारे में भी पता चल गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजनों के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ होता है दोस्तों, और तीसरा होता है ऊष्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा दोस्तों क्या हो जाती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श या छू कर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श या छू कर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 25 होती है। का से लेकर के माँ तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। तो ये 25 कैसे होती है देख लीजिए। जैसे कि का वर्ग होता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये दोस्तों 5 हो जाते हैं वर्ग और सभी में कितने होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। तो 5-5 को 5 जगह अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये दोस्तों कितने हो जाते हैं? टोटल 25 हो जाते हैं।
तो इसलिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इनको एकदम से आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। अब दोस्तों स्पर्श व्यंजन से ही मिलता जुलता आता है कि उच्चारण स्थान। ये दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्चारण स्थान से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में तो मिल ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम एकदम ट्रिक से आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, जिससे कि आप याद रखेंगे कि उच्चारण स्थान कहाँ से कौन मतलब बोला जाता है। तो कंठ से सबसे पहले आता है, कंठ से तो का वर्ग होता है, तो का से आपको याद रखना है कंठ। का से क्या याद रखना है आपको, कंठ याद रखना है। तो कंठ में क्या आ जाता है, का वर्ग। का वर्ग पूरा होता है। अब का वर्ग में क्या होता है, का होता है, खा होता है, गा, घा और अंगा तक होता है। तो यहां पर का, खा और अंगा तक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कंठ से कौन से बोला जाता है, का वर्ग बोला जाता है, छोटा बड़ा है ना, और हा। इसकी दोस्तों एक सूत्र भी होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अकुह मतलब आ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ, हा और का वर्ग अकुह, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, अकुह। तो आ से दोनों आ जाते हैं, छोटा आ और बड़ा आ, का वर्ग ये पूरा और हा। तो इसमें आह भी लगा देते हैं तो आह भी आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम याद रख सकते हैं कि कंठ से कौन सी चीज बोली जाती है, तो का वर्ग बोला जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है। फिर दोस्तों क्या आ जाता है कि तालु से, तो तालु से आपको याद रखना है चा वर्ग बोला जाता है, छोटी बड़ी और या और सा। तो चा वर्ग तालु से बोला जाता है। फिर टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। ये मूर्धा दोस्तों है यहाँ पर, क्योंकि मुंह के जब ऊपर हम जबान लगाते हैं तो उसको हम मूर्धा कहते हैं। मतलब तालु और जो हमारा गला होता है, कंठ जो है, उसके बीच का जो भाग होता है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं, टा बोलते हैं। तो वहीं पे हमारी जबान लगती है जा करके। तो टा वर्ग सा ये वाला षटकोण वाला और रेर, ये सभी किससे बोले जाते हैं, तो ये मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर ता वर्ग दंत से बोला जाता है। तो दंत से आप ता बोल के देखिए, ता, था, दा, धा। तो सभी हमारी जो जबान होती है वो दांत में लगती है। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि दंत से कौन से बोले जाते हैं, तो ता वर्ग बोला जाता है। फिर दोस्तों आ जाता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठों से कौन से बोले जाते हैं, तो पा वर्ग पूरा बोला जाता है। इसका दोस्तों इसका भी सूत्र है, उपद मानिया नाम ओष्ठो। तो उपद मानिया नाम होता है, तो इसका मतलब है पा वर्ग और छोटा ओ बड़ा ओ। इस तरीके से दोस्तों होठों से बोला जाता है। फिर आ जाता है ए और अह। ए और अह, तो ये बोला जाता है कंठ तालु से, कंठ और तालु ये दोनों मिक्स होकर के। और ओ और औ किससे बोला जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से मतलब होंठ से बोला जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन से उच्चारण स्थान कहाँ से बोले जाते हैं, का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग कहाँ से कौन चीज़ बोली जाती है, वो आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन का ही भाग, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कि इनकी परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि कम वायु, अगर आप या बोलेंगे तो कम वायु निकलती है, या, रा, ला, वा। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो ये 4 होती है, या, रा, ला और वा। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनके उच्चारण में, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है। तो इस तरीके से हमारा ये अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। और ज़्यादातर इसकी संख्या ही पूछी जाती है कि या, रा, ला, वा। ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न कि निम्न में से कौन से अंतस्थ व्यंजन है, का, खा, गा और लास्ट वाला या दे देंगे। तो आपको पता होगा अगर ये चारों, तो आप आसानी से वहां टिक कर पाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं,
तो दोस्तों इनकी परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकलती है। अगर हम ऊष्म व्यंजन बोलेंगे तो मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकलेगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी दोस्तों 4 होती है, तीनों सा होते हैं और हा होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि तीनों सा और हा क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों आ जाता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है कि अंग और आह को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है मित्रों। जैसे कि अनुस्वार, इन्हीं का एक पार्ट होता है अनुस्वार। अनुस्वार अंग को कहते हैं और विसर्ग आह को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आ जाता है अयोगवाह। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग दोनों का मिक्सअप होता है, और अनुस्वार अंग को कहते हैं, विसर्ग आह को कहते हैं। तो दोस्तों जो भी अभी स्लाइड्स चल रही हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इन्हीं स्लाइड्स से बनने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से मिल पाएंगी और आसानी से आप इनसे सीख पाएंगे। तो अब दोस्तों चलते हैं अघोष व्यंजन। घोष का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो घोष का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है, ध्वनि होता है। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं कि इनको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सा। तीनों सा का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था, सा 3 होते हैं, सा और ये सा, है ना। तो इसको हम कहते हैं सिंपल सा, इसको कहते हैं सलजम वाला, और इसको हम कहते हैं षटकोण वाला सा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 3 सा होते हैं। तो वर्ग का, वर्ग कितने, अभी मैंने आपको 5 बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। तो इन्हीं वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तो कह सकते हैं का और खा। इसी तरीके से चा वर्ग में चा और छा, ऐसे टा में टा और ठा। तो ये सब क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अघोष कौन होते हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है और तीनों सा, ये सब मिलके क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अघोष निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अब दोस्तों आ जाते हैं, आपको ट्रिक भी इस तरीके से याद रखनी, अघोष, आ मतलब 1 और 2, इस तरीके से मात्राओं के हिसाब से हम याद रख सकते हैं। तो 1 2 इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों। तो अघोष में कौन सी वर्ग के आते हैं, तो सभी वर्ग के, जितने भी अभी मैंने बताए पांचों वर्ग के, मतलब का, चा, टा, ता और पा वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं सघोष के बारे में पढ़ते हैं। तो सघोष व्यंजन क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। और अंतस्थ, अंतस्थ अभी मैंने बताया 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो अंतस्थ कौन से होते हैं, तो या, रा, ला, वा, तो ये हो जाएंगे। और तीसरा, चौथा और पांचवा, अभी वर्ग मैंने बताया का वर्ग, चा वर्ग, तो इसका तीसरा व्यंजन कौन हो जाएगा, का और खा, तो दूसरा, पहला और दूसरा हो जाएगा, गा हो जाएगा, फिर घा हो जाएगा और फिर अंगा। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सघोष हो जाते हैं। ऐसे चा वर्ग के हो जाएंगे, ऐसे टा वर्ग के हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आपको स्लाइड भी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि स्लाइड्स बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं अल्प प्राण। प्राण क्या होता है दोस्तों, प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या, हिंदी में हम क्या कहते हैं, वायु। तो अल्प प्राण मतलब कम वायु,
इसका मतलब क्या हुआ, कम वायु। अब प्रत्येक वर्ग का अगर जब हम इनके वर्ण को बोलते हैं या फिर जो भी वर्णों को बोलें उनमें क्या निकले, कम वायु निकले, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, विषम वर्ण, विषम क्या संख्या होती है, 1 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे होता है विषम संख्या। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका अल्प प्राण हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, वर्ग आप लोगों को बताए ही थे। जैसे मैंने का लिखता हूँ, का, खा, ये का वर्ग पूरा है, का, खा, गा, घा और अंगा। तो इसमें पहला ये है, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा। यहाँ से ये पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाता है, अल्प प्राण हो जाते हैं। और अंतस्थ, अंतस्थ मैंने अभी बताया, या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया भी है कि का, गा और अंगा क्या हो जाता है, अल्प प्राण हो जाते हैं। अब महाप्राण, महाप्राण का मतलब है कि ज्यादा वायु निकले, ज्यादा वायु। अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से ज्यादा वायु जहां से निकलती है। जैसे कि जो वर्ण हम बोलते हैं, जैसे हमने का बोला तो कम वायु मुख से निकली, खा तो खा ज्यादा निकल रही तो खा हो जाएगा। फिर गा, गा में कम वायु बाहर निकल रही है। फिर घा, तो ये हो जाएंगे खा और घा। मतलब प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, मतलब दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा, ये क्या हो जाता है, महाप्राण होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैंने पूरा जो ये वर्णमाला का चैप्टर था उसके जितने भी स्लाइड्स थी मैंने सारी करा दी हैं आपको। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें करा दी। परिभाषाएं हो जाए या फिर आपका उदय नारायण तिवारी के अनुसार हो जाए कि कैसे पूछते हैं। अब हम कल की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम 50 क्वेश्चन वर्णमाला पर ही करेंगे, और उससे आपका ये चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर करना है, और आज ही आज इसके नोट्स या तो बना लेने हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।